हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम क्या है? ग्रेविटेशन। अब देखो, ये ग्रेविटेशन जो चैप्टर है वो अपने डेली प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है। और इसका क्या है कि इसका स्टडी 15-16 सेंचुरी से ही स्टार्ट हो गया था। मतलब तब के जो लोग थे या फिर जिनको थोड़ा सा मतलब स्पेस में रिसर्च करना होता था, वो स्टार्ट कर दिए थे इस पर स्टडी करना। तो देखो, उस समय यूरोप में 15-16 सेंचुरी के टाइम पे यूरोप में क्या होते थे, मतलब कुछ लोग इंटरेस्टेड थे इसके स्टडी में। तो उसमें से एक कौन था? निकोलस कोपरनिकस। जो निकोलस कोपरनिकस साहब थे, उन्होंने क्या बोला कि जो अपना अर्थ है या फिर कोई भी जो हेवनली बॉडी है, वो क्या होता है, वो सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इसके पहले तक क्या मान्यता थी, इससे पहले क्या माना जाता था, जो अपना अर्थ है वो सेंटर है। ठीक है। और जो सारे हेवनली बॉडी है, जो स्टार है, मून है या सन है, वो क्या है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अब क्या रियल में ऐसा होता है? रियल में नहीं होता है। रियल में अपने सोलर सिस्टम में अपने को क्या पता है कि सन सेंटर पे है, और जो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो पे कंट्रोवर्सी है थोड़ा, ये जो सारे 9 प्लैनेट्स है वो और इसके मून सब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अपना ये सोलर सिस्टम की कहानी है। तो उस समय क्या हुआ, निकोलस कोपरनिकस जी को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, मतलब है ना, मतलब उनको उनके अगेंस्ट हो गए लोग सब। ठीक है। तो इनकी बातों को ज़्यादा नहीं सुनाया गया, लेकिन ये बात तो सही बोल रहे थे। उसके बाद एक आए टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे जी आए। इन्होंने, ये बहुत एलीट फैमिली से थे और थोड़े रिच थे। अब ऐसी मान्यता थी कि जो अगर थोड़ा रिच हो और जो थोड़ा इंटेलिजेंट हो, उसकी बात ज़्यादा लोग सुनते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने दम पे, मतलब अपने दम पे इन्होंने, ये बहुत रिच थे तो इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेटरी स्टार्ट किया, ऑब्जर्वेटरी बनवाया एक। और वहाँ से दिन रात इन्होंने क्या किया, हेवनली बॉडीज को स्टडी करना, उसको देखना स्टार्ट कर दिया। उस समय तक क्या था, टेलीस्कोप का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इन्वेंशन नहीं हुआ था। ठीक है। तो टेलीस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो जो ऑब्जेक्ट है स्पेस में बहुत दूर दूर तक, उसको देखने में प्रॉब्लम आती थी। तो क्या होता था, दिन रात लगे रहना पड़ता था। ठीक है। उसकी मैपिंग करनी पड़ती थी बैठ करके पेपर पे। तो ये करते थे। और इनके साथ कुछ डिसिपल भी थे जो इनके साथ काम करते थे, या बोलो शिष्य। उनमें से एक थे कौन, कैपलर। ठीक है। तो कैपलर कैपलर जो थे वो क्या किए, वो कैपलर जी जो किए वो क्या किए, जो टाइको ब्राहे का जो रिसर्च था, जो पेपर था, उनको वो चोरी कर लिया। ऐसा आरोप लगता है कि ये क्या कर लिया, एलिगेशन होता है कि ये क्या किए, उसका चोरी किए। और इन्होंने इसके दम पर कैपलर्स लॉ दिया, जिसको क्या कहते हैं, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। अब देखो, कैपलर्स ने 3 लॉ दिया प्लानिटरी मोशन का। पहला लॉ दिया लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा दिया लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, तीसरा दिया लॉ ऑफ टाइम पीरियड। अपन इसको इस इंट्रोडक्शन के बाद देखेंगे कि उनका तीनों लॉ क्या था। तो उन्होंने भी क्या बताया कि जो सन है वो सेंटर पे होता है, और जो प्लैनेट्स होते हैं सारे वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि अभी तक क्या है, जैसे मान लो ये सन है। ठीक है। तो पहले के टाइम पे इन्होंने क्या बोला, टाइको ब्राहे ने क्या बोला, या फिर ये निकोलस कोपरनिकस जी ने क्या बोला कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो, कोई भी प्लैनेट्स वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। लेकिन केपलर साहब ने क्या बोला कि जो सन है वो एलिप्स जो होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। ठीक है। एक एलिप्स होता है इस टाइप का। ठीक है। एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं उसको। तो सन इसके एक फोकस पे रहता है और प्लैनेट इसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इन्होंने ऐसा बोला और इसके लिए 3 लॉ भी बनाया। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद गैलीलियो साहब आए। अब गैलीलियो क्या है, बहुत फेमस साइंटिस्ट रहे। इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया भी दिया, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बना। लॉ ऑफ इनर्शिया उन्होंने बहुत पहले ऑब्जर्व कर लिया था। उनका जो एक्सपेरिमेंट था मैंने बता रखा है अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो उनका पहला चैप्टर में बता रखा है गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या बताया, एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट वांट टू रिमेन इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर एक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहता है, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को। इन्होंने टेलीस्कोप भी इनके समय में आ गया था।
ठीक है। तो टेलीस्कोप से इन्होंने देखा, इन्होंने जब वो देख रहे थे एक दिन, तो उन्होंने देखा कि एक जो मून है, किसका मून, जुपिटर का, वो जुपिटर का मून क्या है, वो है ना, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहा है। ऐसा तो माना जाता था क्या कि है ना, अर्थ सेंटर पे और सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, या सन भी अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन ये इन्होंने क्या देखा, ऑब्जर्व किया कि जो जो एक मून था, जो किसका मून था, जुपिटर का, वो किसी और प्लैनेट के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो उससे ये फिक्स हो गया कि सब ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व नहीं करता, कोई अलग बॉडी है या कोई अलग मतलब स्टार्स है या सन है, उसके अराउंड क्या करते हैं, सब प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद सर आइजैक न्यूटन आए, इनका तो कहानी बहुत फेमस है। ये क्या हुआ, एक दिन बैठे हुए थे कहाँ पे, गार्डन में, और क्या हुआ, एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे और इनके सर पे क्या हुआ, एक एप्पल गिरा। तो उन्होंने देखा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। जैसे मान लो मैं मार्कर को नीचे छोड़ता हूँ तो ये नीचे आता है, तो ये नीचे ही क्यों गया, ये इधर भी जाता, इधर भी जाता, किधर भी जाता, लेकिन ये नीचे ही क्यों आया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने उससे जो था, इन्होंने क्या किया, उसके बाद है ना ग्रेविटेशन डिस्कवर किया, ठीक है। उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, उसी को ही मतलब क्या बोलते हैं अपन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अपन जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो यहीं से स्टार्ट करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यहाँ तक ये भी पता चल गया था कि अर्थ का क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है, ये आइजैक न्यूटन साहब ने बोला। तो ये क्या हुआ कि है ना, फिर पता चला क्या कि है ना, मतलब है ना, अर्थ का क्या होता है, ग्रेविटी होता है। अब देखो तुम लोग को एक क्वेश्चन बताना है, एक आंसर बताना है कमेंट में, चाहो तो बताओ। देखो अगर मान लो मैं इस मार्कर को नीचे रिलीज करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, तो ये अर्थ के साइड क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। अब अपने को न्यूटन का थर्ड लॉ पता है इस चैप्टर के पहले कि जो ईच एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब अर्थ जितना मार्कर पे फोर्स लगा रहा है, इस मार्कर पे, मार्कर भी अर्थ पे क्या लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जब मैं मार्कर को रिलीज करता हूँ तो अर्थ इसको अपने साइड अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन अर्थ इसके साइड अट्रैक्ट नहीं होता, जबकि फोर्स एक दूसरे पे बराबर लगा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। तो तुम्हें इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना या इसको सर्च करना है, ऐसा क्यों नहीं होता। तो अब इसके बाद अपन देखते हैं क्या क्या ना, केपलर्स की लॉ क्या है, ठीक है। अब देखो अपन एक एक करके क्या देखते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें, जैसे मान लो यहाँ तक तो प्रूफ हो चुका था क्या ना, मतलब सारे प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करते, ठीक है, या मून जो है अर्थ के अराउंड, मून तो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता। यहाँ तक ये भी प्रूफ हो चुका था कि है ना, जो सारे प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के अराउंड सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। केपलर्स ने बोल दिया कि वो इलिप्टिकल पाथ में देख रहे, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो अपन अभी देखेंगे। लेकिन देखो एक क्वेश्चन जो मतलब न्यूटन साहब जो आए, उन्होंने ज़्यादा ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, उसके पीछे देखो मेन मतलब एम क्या था, या फिर मेन इसके पीछे रिसर्च क्या था कि देखो जैसे मान लो मून ही है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व क्यों कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, मून इसके अराउंड रिवॉल्व क्यों कर रहा है, जबकि देखो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे रहता है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, अगर वो मोशन में रहता है तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में क्यों मूव करेगा, जैसे मान लो तुम एक स्टोन को एक स्ट्रिंग से टाई कर देते हो, ठीक है, एक स्टोन लिए जैसे, और उसको स्ट्रिंग से टाई कर दिए, उसको घुमा रहे हो। अब क्या हो रहा है यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो जैसे तुम अगर किसी भी टाइम पे छोड़ दो स्टोन को तो वो टेंडेंशियल पाथ लेता है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जो स्ट्रिंग है वो क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है जिसका नाम टेंशन है। वो क्या करता है, जो स्टोन का पाथ है उसको सर्कुलर बना के रखता है। इसके कारण देखो, तो यहाँ से क्या हुआ कि एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण क्या होता है, जो सारे प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जो ये जो मून है, जो अलग अलग प्लैनेट्स के जो नेचुरल मून है वो उस प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो उसके पीछे कौन सा फोर्स है, तो वही वहाँ से तब जा कर के आता है क्या, ग्रेविटेशन, वहाँ से मतलब डिस्कवरी होता है, ठीक है। तो इनके पीछे, इसके पीछे जो इनके पीछे मैथमेटिकल डेरिवेशन है, वो न्यूटन साहब का एक बहुत ज़्यादा मतलब उसमें क्या रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो लॉ ऑफ इनर्शिया था वो गैलीलियो साहब ने डिस्कवर कर दिया था पहले ही। अब तुम्हें ये बताना है कि जो टेलीस्कोप है इसका इन्वेंशन किसने किया, ठीक है।
अब देखो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, ऑल प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन फोकस। पहले देखो इलिप्टिकल ऑर्बिट और फोकस समझने के पहले तुम्हें पता होना चाहिए ये एलिप्स क्या होता है। ये देखो इस टाइप का होता है एलिप्स, ठीक है, सर्कुलर नहीं होता है। सर्कल को दबा दो दोनों साइड से तो चिपटा हो जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, एलिप्स। अब देखो सर्कल होता है जैसे मान लो, तो इसके यहाँ पे क्या होता है, सेंटर, और इसका क्या होता है, ये रेडियस। अब देखो अगर कोई पाथ सर्कुलर है, इसका मतलब क्या होता है, सेंटर से सरकमफेरेंस का उसका डिस्टेंस हर जगह क्या होता है, इक्वल। रेडियस हर जगह क्या होता है, इक्वल। यहाँ पे क्या होता है, दो फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर क्या होता है, एक होता है। ये कौन सा है, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ पे क्या है, रेडियस इक्वल होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेंटर एक होता है, यहाँ पे दो फोकस होता है, ठीक है। और ये इस टाइप के पाथ को क्या कहते हैं, एलिप्टिकल पाथ। अब देखो यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस। इसको यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, यहाँ से डायमीटर होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, मेजर एक्सिस। और ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस। इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मतलब हाफ, इसका अपन यूज लेंगे सेमी मेजर एक्सिस का, ठीक है। तो देखो क्या है, सन एक फोकस पे और प्लैनेट क्या है, इसके अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं सारे प्लैनेट, जो 9 प्लैनेट हैं, ठीक है, वो सारे सन एक फोकस पे रहता है, प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं। अब सेकेंड लॉ देखते हैं। अब देखो सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। अब देखो लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी क्या होता है, जैसे सन तो एक फोकस पे, प्लैनेट क्या इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। तो देखो जो लाइन है, एक जो लाइन है जो सन से प्लैनेट को ज्वाइन करता है, ठीक है, वो इक्वल टाइम पे इक्वल एरिया स्विप करता है। जैसे मान लो यहाँ पे टाइम कुछ भी ले लो, 1 डे ले लो, 1 आवर ले लो, 1 ईयर ले लो, कुछ भी। जैसे मान लो 1 डे लेते हैं, 1 डे में मान लो प्लैनेट यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, ये प्लैनेट का पाथ है ABCD। मान लो प्लैनेट यहाँ से, ये जो ब्लैक डॉट बना रखा प्लैनेट है, ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ आया 1 डे में। तो देखो ये जो लाइन है सन से जो प्लैनेट तक का है, वो उसने इतना एरिया क्या किया, स्विप किया, समझो, झाड़ू देना टाइप का स्विप किया, ये एरिया जो मैंने वर्टिकल लाइन बना रखा है। तो देखो इक्वल एरिया क्या करेगा, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्विप करेगा। अब जैसे यहाँ आया, जैसे टी टाइम में, ठीक है, टी टाइम लिया है, जैसे यहाँ तक में यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, जितना एरिया यहाँ स्विप किया है, अगर यहाँ टी टाइम में उसको यहाँ पर भी क्या करेगा, उतना एरिया क्या करेगा, स्विप करेगा, ठीक है। जैसे जितना एरिया ये है ना, उतना एरिया इतना होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, बहुत कम डिस्टेंस चला, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ा है। क्यों, क्योंकि इक्वल एरिया स्विप करना है उसको, तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लैनेट की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, अ लाइन दैट कनेक्ट अ प्लैनेट टू द सन, प्लैनेट को जो सन से कनेक्ट करता है, स्विप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। इक्वल एरिया स्विप करता है इक्वल टाइम में, जैसे यहाँ से जितना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगा उसको, ठीक है, उतना टाइम यहाँ चलेगा, तो इतना जो एरिया होगा वो बराबर होगा, ठीक है। द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी प्लैनेट क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्विप करना चाहिए, ठीक है। यहाँ जैसे मान लो एरिया x मीटर स्क्वायर स्विप किया, तो यहाँ पर भी x मीटर स्क्वायर इसको स्विप करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में स्विप करें, ये सेकंड है। अब थर्ड देखते हैं। अब देखो लास्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड पहली बात क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कि एक ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो ये अपना सन है, इसके अराउंड क्या कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड। तो ये कितना टाइम लेता है यहाँ से यहाँ तक आने में, जैसे मान लो एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, 365 एंड 1/4 डेज, इतना ही लेता है। तो देखो जितना टाइम लगता है ना किसी भी प्लैनेट को एक राउंड पूरा लगाने में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड जैसे मान लो कोई भी चीज़, जैसे मान लो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, मतलब उसको एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, इसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या कहलाता है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो सेमी मेजर एक्सिस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होना चाहिए, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। अब देखो सेमी मेजर एक्सिस क्या होता था, इसको बोलते थे मेजर एक्सिस, बताया था ना क्यूब का, तो इसका आधा ये क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस किसको लिया गया है, आर, ठीक है, आर यहाँ पे रेडियस नहीं है, ये क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, और टी क्या है, टी टाइम पीरियड, जितना टाइम लगता है एक कंप्लीट चक्कर लगाने में। तो देखो द स्क्वायर ऑफ द
टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट, i.e. ये क्या कहलाता है, डैट इज टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, केप्लर्स के तीनों लॉ हो गए। अब देखो ये जो तीनों लॉ है ये क्या है, जो अब नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट जैसे अर्थ का क्या मून है, और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जैसे मान लो इनसैट हो गया, और जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है या जो डिफेंस पर्पस के लिए, जैसे अपने इंडिया में क्या होता है इसरो, ठीक है, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके ये क्या करता है, सारे सैटेलाइट क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, ठीक है। अब देखो दो टाइप का सैटेलाइट भी होता है, एक जियो सिंक्रोनस, एक जियो स्टेशनरी। इसको अपन बाद में देखेंगे क्या होता है दोनों टाइप का सैटेलाइट। तो देखो जो सैटेलाइट होता है उस पर भी ये सब क्या, ये लॉ क्या है, वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन साहब का दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से अपन लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूलमेट के साथ, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो या कोई रिकमेंडेशन हो तो उसको कमेंट करो। थैंक यू।